तो स्टूडेंट हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जनरली यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। किसमें? लिक्विड में। कि सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में कैसी है या किस तरीके से है, ऐसे लिक्विड में क्या है और गैस की लिक्विड में किस तरीके से सॉल्युबिलिटी या कैसे ये सॉल्युबल होते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस फैक्टर के बारे में मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में पहले डिपेंड करती है। किस पे? सबसे पहला डिपेंड करती है नेचर पे, नेचर ऑफ सॉलिड या सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड ऑल्सो सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या आपका? सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या आपका? लिक्विड। लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट आपका हो गया सॉलिड। तो जनरली जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड की, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके नेचर पे। कैसे डिपेंड करती है नेचर पे? यहाँ पे एक चीज आती है या एक फॉर्मूला आता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स ये होता है कि जो जिस नेचर का है वो उसी नेचर में डिजॉल्व हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो वो पोलर नेचर के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है H2O। H2O का नेचर क्या है? पोलर है। क्योंकि H2O का अगर आप ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा? H++ OH- में। पोलर नेचर आ जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन में बॉन्डिंग हो रही तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जनरली हाइड्रोजन है तो इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन कहते हैं। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट होता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट होने पे वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता ही बनता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और बनता है। क्यों? क्योंकि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ शेयरिंग करता है तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेता है? शिफ्ट कर लेता है, अपनी तरफ से खींच लेता है। जिस कारण जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर शो करता है। और जो नेगेटिव है वो पार्शियल आयनिक नेगेटिव कैरेक्टर शो करता है। तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और बनता है और उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पोलर बॉन्ड। इसीलिए ये जो बॉन्ड होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। तो अगर जैसे वाटर है, वाटर में जैसे आपने NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक जैसे डिजोल्व कर दिया तो नमक का जो नेचर होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। जो नमक का नेचर है वो क्या है? पोलर है। तो वाटर का नेचर भी पोलर है तो पोलर क्या है? पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। पोलर पोलर में डिजोल्व हो गया, नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे नॉन पोलर है, कोई नॉन पोलर अगर आपने लिया सॉल्यूट, अगर आपके पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट पे आप उसे डिजोल्व कर सकते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया या नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व हो जाएगा और पोलर में क्या होगा? पोलर डिजोल्व हो जाएगा। तो ये है सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर सॉलिड के नेचर और उस सॉल्वेंट के नेचर पे। यानी कि जो सॉलिड उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा, सॉल्यूशन में जो दूसरा है हमारे पास सॉल्यूट क्या हमारे पास? लिक्विड है। और जो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड। और जो सॉल्यूट है हमारे पास वो क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड का अगर पोलर नेचर है
और लिक्विड का भी अगर पोलर नेचर है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगी, यानी वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोलर पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, जो नॉन पोलर है नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर हम NaCl को बेंजीन में डिजॉल्व करना चाहिए तो बेंजीन में, या एल्डिहाइड में डिजॉल्व करना चाहिए, या कीटोन में डिजॉल्व, एसीटोन में डिजॉल्व करना चाहिए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। ठीक है, तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका नेचर। दूसरी चीज आती है आपकी कंसंट्रेशन। पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या चीज होती है कि कंसंट्रेशन में जनरली अगर कोई गिवन टेम्परेचर है, यानी जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ले लें, अगर कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को इजीली डिसॉल्व कर देता है तो वहां पे क्या होता है, जनरल टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट की किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे, लेकिन उस सॉल्वेंट पे वो डिसॉल्व होना चाहिए। अगर डिसॉल्व हो रहा है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है या सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को ले सकते हैं, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर ऐड कर दी, शुगर को आपने स्टेयर किया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। सपोज आपने 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शुगर ऐड कर दी, ऐड करी, डिसॉल्व किया, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे आप सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सॉल्यूट की अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप 4 चम्मच की बजाय 8 चम्मच या 10 चम्मच डिसॉल्व करो तो क्या होगा, वो चीनी पूरी डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कुछ अमाउंट उसकी रह जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर में पोर्स हैं, पोर्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। अब आगे जगह तो बचती नहीं, जब जगह नहीं बचेगी तो वो चीनी आपकी एज इट इज रह जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा, इससे ये पता चल रहा कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, जैसे पहले हमने 4 चम्मच डाले थे, कंसंट्रेशन कम था, अब हमने 8 चम्मच डाल दिए, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। नेचर अगर पोलर नेचर है तो पोलर पे डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर पे डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज आती है आपका टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और टेम्परेचर क्या इफेक्टिव रोल प्ले करता है, अगर जनरली अगर हम किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर बाय द वे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें जब हम रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। जैसे हैबर प्रोसेस में अगर हम अमोनिया बनाते हैं, N2 + H2 2 gives NH3, अमोनिया बन रहा। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। या जनरली आप लोगों ने देखा होगा जैसे वाइट वॉशिंग होती है, घरों में वाइट वॉश किया जाता है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम जो होता है, लाइम को जब हम पानी में डालते हैं तो अपने आप ही उसमें क्या होने शुरू हो जाती है, खोलना शुरू हो जाता है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है। हम उससे पार्टिकुलर हीट तो नहीं कर रहे, तो वो रिएक्शन क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि वो जो हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो अगर उसके अंदर रिएक्शन हो रही है
तो वो रिएक्शन किस नेचर की है, एक्सोथर्मिक नेचर की है या एंडोथर्मिक नेचर की है। अगर एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, एक्सोथर्मिक नेचर यानी हीट इवॉल्व हो रही, हीट बाहर निकल रही है। अगर एक्सोथर्मिक नेचर की होगी तो क्या होगा, अगर हम हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब उस पर ऑलरेडी हीट निकल रही है, तुम उसे हीट दे रहे हो या हीट दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन नहीं होगी या रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। और अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हम उसे कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी का रेट है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। फर्स्ट थिंग्स। दूसरी चीज आती है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में ये होता है कि अगर हमें पर्टिकुलर रिएक्शन करवाने तो उसे हमें हीट देनी पड़ती है। जनरली मोस्टली जो रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक नेचर की ही होती है, कि रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, या पर्टिकुलर रिएक्शन करवानी है तो उसमें हमें हीट देनी पड़ती है। तो अब अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, यानी जो सॉल्युबिलिटी का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी को बहुत इफेक्ट करता है, इसका बहुत इफेक्ट होता है। तो इसके बेसिस पे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों तरह के रिएक्शन का पता कर सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एंडोथर्मिक नेचर की होगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही तो एक्सोथर्मिक की होगी। या अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही तो उसका नेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। चौथी चीज आती है इसमें प्रेशर। चौथा आता है इसमें प्रेशर। जनरली क्या होता है, जो प्रेशर है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर हार्डली इफेक्टिव होता है, मतलब क्योंकि सॉलिड है, अगर तुम उसे प्रेस करोगे तो सॉल्युबिलिटी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर सॉलिड और लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें प्रेशर का इफेक्ट एक तरह से नेग्लिजिबल। क्लियर? तो ये है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। किसमें? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी, जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, दूसरा करेगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा करेगी आपका टेम्परेचर, और चौथा होगा आपका प्रेशर। तो जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करती है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। जिस तरह का नेचर होगा, पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। कंसंट्रेशन, जनरली कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, अगर हम जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे या एक फिक्स टेम्परेचर पे देखें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी सॉलिड का, जैसे सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है,
जैसे जैसे हम सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रेशर, जनरली प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। किसमें? सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में भी है, लेकिन अगर हम गैसेस के केस में आते हैं तो गैस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम जब गैसेस में आएंगे तो गैस में प्रेशर पे एक चीज़ पढ़ेंगे हम, वो है हेनरी लॉ। तो फिलहाल तो ये है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड आता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब यहां पे भी सेम वही चीज आती है। पहली चीज क्या आएगी आपकी? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां पे देखो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है आपका लिक्विड, ये भी क्या है? लिक्विड है। और सॉल्वेंट भी क्या है आपका? ये भी लिक्विड है। पहले में क्या था? सॉल्वेंट लिक्विड था और जो सॉल्यूट था वो सॉलिड था। अब दोनों लिक्विड। अब लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो आपका होगा नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ये भी सेम वही है, यहाँ पे भी सेम वही चीज आती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जिस नेचर का होगा वो उसी नेचर में डिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोलर नेचर का है तो पोलर नेचर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कैसे देखें, जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल किसमें? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इथाइल एल्कोहल जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। इथाइल एल्कोहल क्या है? C2H5OH, ये है आपका इथाइल एल्कोहल। अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल, यानी इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इथाइल एल्कोहल है, अब देखो इथाइल एल्कोहल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखो ऐसा बनता है, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमने बना दिया C2H5OH। अब ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। अब ये है वाटर का मॉलिक्यूल, ये देखो O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के किस में आता है? टच में आता है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है किसका? इथाइल एल्कोहल का, और ये जो ऑक्सीजन है किसका? वाटर का। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये देखो बन गया बॉन्ड। इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसका हाइड्रोजन? इथाइल एल्कोहल का, और ऑक्सीजन किसका? वाटर का। इसके बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड के कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है। तो इथाइल एल्कोहल को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो इथाइल एल्कोहल के हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाती है? एक बॉन्डिंग बन जाती है, और ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसी बॉन्ड को पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पोलर बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो
इथाइल अल्कोहल है, वाटर है, इन दोनों का नेचर क्या है? पोलर नेचर है। तो पोलर पोलर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल किसमें? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल का नेचर पोलर, वाटर का नेचर पोलर। पोलर पोलर किसमें डिजॉल्व हो गए? पोलर पोलर दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे। सेम वही चीज आ जाएगी यहाँ पे, कौन सी? लाइक डिजॉल्व लाइक। ऐसे नॉन पोलर में हो जाएगा। अब नॉन पोलर क्या है? जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल देखते हैं हम। नॉन पोलर से बेंजीन ले लो आप। नॉन पोलर हो गया आपका, ये तो हो गया आपका पोलर, पोलर नेचर। और ये हो गया आपका नॉन पोलर नेचर। अब नॉन पोलर देखो, जैसे आपका हो गया C6H6, क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन। अगर हम बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को क्या कर दें? मिक्स कर दें, तो ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है किसमें? बेंजीन में और CCl4 में, यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? नॉन पोलर। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, और पोलर किस में होता है? पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है। दूसरी चीज आ गई आपकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का भी सेम वही चीज आएगी। और कंसंट्रेशन में क्या आएगा आपका? कंसंट्रेशन में भी यही आएगा कि अगर पोलर नेचर का है तो पोलर, यहाँ पे सेम चीज आएगी। पोलर नेचर का है तो पोलर में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तीसरी चीज आ गई आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी वही है कि टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज करेगा, एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज करेगा। और चौथी चीज आ गई आपकी प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होगा कि प्रेशर जनरली यहाँ पे कोई भी इफेक्ट जनरली डालता नहीं, तो जनरली इसका कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा होता नहीं इम्पैक्ट। तो मेन चीज़ जो है इसमें यही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में जो सबसे मेन चीज़ है वो आती है आपकी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि पोलर नेचर का है तो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी एज इट इज आता है। कंसंट्रेशन का भी इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज होगा, एंडोथर्मिक है इंक्रीज होगा। जनरली टेम्परेचर राइज करने पे या अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं लिक्विड का तो सॉल्युबिलिटी उसकी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी में फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब थर्ड चीज आती है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसको करेंगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो फिलहाल आप इतना करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये अंडरस्टैंडिंग पोर्शन होता है। तो इसको ऐसे ही समझाने के लिए या समझाया जाता है इसे। तो इसका जो नोट्स है इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो लेक्चर है इसको थोड़ा ढंग से समझना, ढंग से सुनना। और आप लोगों के पास बुक्स तो खैर होगी या नहीं होगी, जो भी अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो लेक्चर ढंग से सुनना। और अगर है तो इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, साथ में इस चीज़ को सुनना भी कि मैंने क्या कहा। तो उससे क्या है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और ये कंपटीशन के पर्पज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ओके देन, गुड बाय।